हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है। और उसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये सोलर बैटरी पावर सेक्टर है ना, इस फील्ड में काम करती है। इन्वर्टर बनाना इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में यूपीएस एंड ऑल दैट। सो आज के दिन ये कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं है, बट जो जितने भी पार्ट्स इन चीज़ों के अंदर में यूज होते हैं उन पार्ट्स को मंगवाती है, चाहे वो कहीं और सोर्सेज से मंगवाना हो। यूजुअली इंडिया से ही सोर्स करती है और बाद में उनको असेंबल करती है और उनसे फिर प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो यूपीएस हो, बैटरी हो, सोलर पैनल्स एंड ऑल दैट। फिर उनका जो कॉम्बो है वो बना करके बेचती है ऑनलाइन, तो कॉम्बो से भी बेचती है या फिर सिंगल फॉर्म में बेचती है, अमेजोन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू भी बेचती है और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी बेचने का काम करती है। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका नाम है स्मार्ट एंड पावर सिस्टम लिमिटेड। इसका 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में आईपीओ खुलने वाला है। 100 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया है, 50% कोटा इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है, रिटेल कस्टमर्स के लिए। और यहाँ पर टोटल 50 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रमोटर्स के पास में जाने वाले हैं। बाकी सारे पैसे जो पब्लिक से उठा रही है वो कंपनी के पास में जा रही है। सो कंपनी को पैसों की ज़रूरत है और इन्वेस्टर जो प्रमोटर्स हैं उनको भी पैसों की ज़रूरत है। सो दोनों को ही यहाँ पर ज़रूरत फेस होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अब ये पर्टिकुलर कंपनी हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कंपनी क्या करती है एंड ऑल दैट। और यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगाई गई है वो 190 करोड़ रुपए की लगाई गई है। सो वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी लगाई गई है बाय द वे। एंड यहाँ पर आप देख लेते हैं कि कंपनी की आज के दिन जो वर्थ लगाई गई है उसको क्या इनकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है क्या वो जस्टिफाई करती है। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान दे लेते हैं, कंपनी का जो लीड मैनेजर है अरिहंत मार्केट कैपिटल मार्केट्स, इनकी जो परफॉर्मेंस है पास्ट के अंदर में कैसी रही है उसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि परफॉर्मेंस इनकी लिस्टिंग गेन से रिलेटेड कुछ खास नहीं है, बट उसके बाद में अच्छी खासी गई है बिकॉज द मार्केट चला था। इसके बारे में कंपनी में हम ऑलरेडी भी रिसर्च कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बारे में यही निर्णय निकल के आया था कि क्योंकि मैंने चेक किया वापस जाके कि इतना कैसे परफॉर्मेंस दे रखी है। तो जब ये इसका आईपीओ था तब पूरा सेक्टर डाउन था, उसके बाद में पूरा सेक्टर चला, उसके बाद में आईपीओ भी चला था बिकॉज इन्होंने फेयर वैल्यू लगाई थी। सो फेयर वैल्यू के हिसाब से इन्होंने मतलब मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या आज के दिन वैल्यू है उसके हिसाब से ऑन उसके हिसाब से ही वैल्यू लगाते हैं। कुछ यहाँ पर क्रीम जो लिस्टिंग के लिए उस वक्त के लिए नहीं छोड़ते हैं, ऐसा निकल के आया है। बट बाकी कुछ ज़्यादा आईपीओ की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली नहीं इनकी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं आरएसपी के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है। तो द थिंग इज कि यहाँ पर जो कंपनी जितने पैसे उठा रही है उनमें से 4 करोड़ रुपए तो जो एसेट्स हैं उनको खरीदने वाली है, साथ में ही वर्किंग कैपिटल में मेनली पैसा काम में जा रहा है। मतलब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड तो कर रही है, एक्सपेंड करने के साथ साथ में जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसमें पैसा लगाने वाली है। और मेनली जो कंपनी वर्किंग कैपिटल के अंदर में यूजुअली क्या होता है, लोन वगैरह जो शॉर्ट टर्म का होता है उसको चुकाने में कंपनी काम में लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन जो देख रहे हैं अरुण भारद्वाज, रजनीश शर्मा, ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं इनके पास में अच्छा खासा स्टेक बिफोर द आईपीओ था एंड आफ्टर द आईपीओ भी अच्छा खासा 67% के आसपास में रह जाने वाला है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखने में कंपनी के खिलाफ में यहाँ पर कुछ खास देखने को जो केस वगैरह है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं। दस एक रेगुलेटरी एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है जिसमें 40 करोड़ रुपए तक का 40 लाख रुपए तक का नुकसान कंपनी को हो सकता है, देयर आर चांसेस। अब कंपनी की अगर हिस्ट्री की बात करें 2014 में इस कंपनी की शुरुआत हो गई थी, राइट। उसके बाद में इन्होंने अपना जो नाम वगैरह है उसको चेंज किया, कन्वर्ट किया, नाम चेंज नहीं किया, कन्वर्ट किया है। और 2024 के अंदर में उसके बाद में ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। ये इनका जो माइलस्टोन है इनको आप लोग आराम से रीड कर सकते हैं, कंपनी किस वक्त कहाँ से कहाँ पहुंची है स्टेप बाय स्टेप। एंड यहाँ पर कंपनी की अगर बात करें एक सब्सिडरी भी है इनकी जिसका नाम है स्मार्ट स्टोर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 100% ये मालिकाना हक रखते हैं। होल्डिंग वगैरह कंपनी तो कुछ यहाँ इनके पास में है नहीं। सो इस पर्टिकुलर कंपनी को डायरेक्टली जो है पब्लिक जो इंडिविजुअल्स हैं वही होल्ड करते हैं। अगर होल्डिंग कंपनी होती तो कोई और कंपनी होल्ड कर रही होती, फिर उस कंपनी को कोई इंडिविजुअल होल्ड कर रहे होते। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब ये था कि कोई और कंपनी होल्ड नहीं कर रही है। दैट्स नेक्स्ट ऑफ द अरुण भारद्वाज इस कंपनी को आज के दिन मेनली चला रहे हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी का 1981 बोर्न है। यहाँ पर मेरे को इनके बारे में एक चीज़ बड़ी खतरनाक लगी, रजनीश शर्मा जी भी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं एंड सीईओ है इस कंपनी के और डायरेक्टर भी होल टाइम। नेक्स्ट तो इनके बारे में मेरे को चीज़ें चलेगी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके पास में इनकी जो उम्र है 40 साल की है और इनके पास में 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। मेरे को लग रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर देना कि काम करना जो अलाउड है 18 साल से कम की उम्र को भी, तो मेरे हिसाब से ये लिख देते कि पैदा होते ही लग गए थे बैटरी ठीक करने के, तो एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है। सो गजब है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इन्होंने पूरा ही लिख दिया 18 साल से लेकर के उसके बाद में। सो दैट्स काइंड ऑफ डाउटफुल ओवर देयर। नेक्स्ट यहाँ पर रवि दत्त जी, यहाँ पर इनके पास में ठीक ठाक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है।
सो बेसिकली अगर 24-22 साल लिखे हैं तो कम से कम 15-16 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, ठीक ठाक इसको मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखने इनकी जो सैलरी है उसको देखते हैं तो यहाँ पर 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी इन्होंने उठाई है। एंड अभी 3.2% के आसपास में ये जो जितना नेट प्रॉफिट, जो आफ्टर टैक्स जो जितना नेट प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसका कमीशन भी लेते हैं एज ए सैलरी। सो अभी 2026 में भी ये कमीशन लेने वाले हैं 2 पॉइंट। ये कंपनी के जो सीईओज वगैरह होते हैं, जो अपर मैनेजमेंट होते हैं, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी पे लेते हैं। ये कंपनी स्टैंडर्ड है, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलता रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रही है जितनी भी सारी लीज के ऊपर में, सिवाय एक प्रॉपर्टी को छोड़ के, दैट इज़ दिस वन, जो कि अभी आज के दिन काम में नहीं ली जा रही है, बट यस इसको जल्दी ही काम में लेने का ये बोल रही है। नेक्स्ट, आज के दिन जो लोगो है वो आज के रजिस्टर्ड है। एंड आज के दिन 252 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मेनली प्रोडक्शन में एंड सर्विस इंजीनियर्स जो काम कर रही है। सो नाउ अब हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना प्रोड्यूस कंपनी कर सकती है प्रोडक्ट्स, तो उस हिसाब से 74% के आसपास में, मतलब सो जो लोअर साइड के अंदर में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ग्रेजुअल जो मार्केट के अंदर में, उसका अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन इनका चल रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वहीं पर सबसे ज़्यादा है। बाकी जो हायर लेवल के भी जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर में हाई एनर्जी एफिशिएंसी होती है, उनका प्रोडक्शन कम लेवल के ऊपर में आज के दिन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इन्वर्टर, बैटरीज, एंड जिनको आप लोग देख पाएंगे सोलर पैनल्स। इनमें कोई कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, पार्ट्स को असेंबल करते फिर अपना ठप्पा लगा के बेचते हैं। सो बेसिकली जो अंदर के जो कंपोनेंट्स है वो कंपनी खुद नहीं बनाती, काफ़ी सारी कंपनियां वो खुद नहीं बनाती हैं, बस दूसरी जगहों से सोर्स ही करती हैं फिर बनाती हैं आज के दिन। राइट, वही ये सेम काम कंपनी काम करती है। अब एक चीज़ और, कंपनी असेंबली एक्टिविटी से तो पैसे बनाती ही है, दूसरा ट्रेडिंग एक्टिविटी से भी पैसे बनाती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब किसी माल खरीदा और बेच दिया डायरेक्ट, उस एक्टिविटी से भी पैसा कमाती है आज के दिन। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जितना भी प्रोडक्ट माल बेचती है वो हरियाणा से सोर्स करती है, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, इन जगहों से सोर्स करती है। तो बाहर से जैसे चाइना वगैरह से सोर्स आज के दिन नहीं कर रही है, बट दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर माल कहाँ से आ रहा है? वो चाइना से सोर्स कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो अब यहाँ पे जो वापस माल बिक जा रहा है वो भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहीं पर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं मेनली सबसे ज़्यादा बिक जा रहे हैं। और आज के दिन इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स 411 हैं, इंडिया इंटरनेशनल दोनों मिला के। इंटरनेशनल में इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं टाइम के साथ में कम होते जा रहे हैं, इंडिया के अंदर में बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने मिल रहा है ये इनकी प्रोडक्शन लाइन, कंपनी के अंदर की फोटोज वगैरह। एंड डोमेस्टिक के अंदर में 74%, मतलब 76% जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, बाकी 23% जो है वो एक्सपोर्ट से भी माल आया। बट एक्सपोर्ट जैसे जैसे इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, बट डोमेस्टिक बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई कंपनी कहाँ से होती है, कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट से होती है, तो यहाँ पर सोलर इन्वर्टर्स से होती है। कंपनी के सोलर इन्वर्टर सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, बाकी होम यूपीएस सिस्टम से भी कंपनी भी। सो 50% कमाई यहीं से हो जा रही है, बाकी बैटरीज भी बिक रही हैं, सोलर पैनल्स भी बिक रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो कंपनी का एक जो बताया है कि आज के दिन जो डिमांड है बैटरीज वगैरह की, उसकी आज के दिन डिमांड के हिसाब से अगले 4 सालों के अंदर जो डिमांड है वो लगभग आज से 2.5 गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके मल्टीफोल्ड होने के चांसेस हैं। ऐसा इन्होंने इंडस्ट्री के हिसाब से बताया, जो ग्रोथ है उसको देखते हुए। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के हिसाब से जो बैलेंस शीट है उसमें कितना पैसा वगैरह इन्होंने लगा रखा है। तो 97 करोड़ रुपीज आज के दिन इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा इज 38 करोड़ ओनली। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज लिटिल बेकार। नेक्स्ट, ये पैसा कहाँ लगा हुआ है मेनली, सो यहाँ पर 12 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वगैरह में लगे हुए हैं, जो कि फैक्ट्री सेटअप एंड ऑल दिस उसमें लगे हुए हैं। 34 करोड़ रुपए जो है वो इनके पास में माल बना बनाया या फिर बिना बना पड़ा हुआ है, सो इन्वेंट्री पड़ी है इनके पास में। और ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में देखते हैं तो माल बिक गया है बट पैसे अटक गए हैं, वो 38 करोड़ रुपए यहाँ पर पड़े हुए हैं, बचे हुए हैं। कैश ज़्यादा यूजुअली कंपनियों के पास में, एसएमई कैटेगरी की जो कंपनियों के पास कैश तो होता भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इसमें थोड़ा सा डाउटफुल नज़र आ रहा है। 38 करोड़ रुपीज़ बस जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उसका देखा जाए तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो माल उधारी में उठाता है, फिर जब बिकता है तो जब नया ऑर्डर प्लेस करता है तब उसका पेमेंट पुराने का आ रहा होता है। तो वो एक जो साइकिल है, दैट मीन्स कि कंपनी का मेनली या तो प्रोडक्ट कंपनी के पास में पड़ा है या डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पड़ा है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पड़ा है तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा है, और जो अगर कंपनी के खुद के पास में पड़ा है तो वो इन्वेंट्री के फॉर्म में पड़ा है। तो पूरी कंपनी की जो साइज़ है वो कंपनी के पास में ही दिख रही है। सो मेनली
कंपनी के पास में कैश जो है, बीच के अंदर में कैश की जो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ग्रोथ को भी एक बार देख लेते हैं। अभी जितनी भी कंपनी की जो साइज है ये मेनली उधारी से आई हुई है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो साइकिल है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सॉरी ये इसकी मैं बात कर रहा था, ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है इसकी जो साइज़ है वो बढ़ गई है। जबकि साइकिल अगर बंधी हुई होती तो और ग्रोथ होती, तो ग्रोथ में यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर हम लोग रेवेन्यू को अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ कुछ खास नहीं है। देख रहे हो, 195 करोड़ से सिर्फ 7 करोड़ रुपए, 6-7 करोड़ रुपए ही इंक्रीज हुआ है ग्रोथ रेवेन्यू के मामले में। बट यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और जो शॉर्ट टर्म लोन है वो अच्छा खासा बढ़ गया है। जितना से रेवेन्यू नहीं बढ़ा उससे ज़्यादा तो लोन बढ़ गया है। दैट शोज़ की इनएफिशिएंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट से ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स रह जा रहे हैं। सो कंपनी बहुत ज़्यादा पुश कर रही है अपने आप को, बट स्टिल नॉट सस्टेनिंग। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का जो ये नेट प्रॉफिट है, आज के दिन जो रीसेंट डेटा के हिसाब से 17 करोड़ रुपए निकल के आया है, जो कि पुराने जो नेट प्रॉफिट्स हैं उनके हिसाब से सिमिलर सा ही या फिर उसके आसपास में निकल के आया हुआ है। एंड 16 करोड़ के हिसाब से हम लोग पी रेशियो निकाल के इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैश फ्लो इज ओवर हियर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2 करोड़ रुपए का नेगेटिव में है। अब ये नेगेटिव ऑफ कोर्स सी बात है, इन्वेंट्री इस बार कंपनी ने ज़्यादा खरीद लिया है। इन्वेंट्री खरीद के लिए बच गई है, इन्वेंट्री बिकी नहीं है, राइट। पुश करने के बावजूद भी, ट्रेड रिसीवेबल्स होने के बावजूद भी, उधारी में माल देने के बावजूद भी जो है इन्वेंट्री काफ़ी अच्छी खासी बच जा रही है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, राइट। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसी के हिसाब से एक बार कंपेयर भी करके देख लेते हैं मार्केट में, क्योंकि इस चीज़ का जो मार्केट आज के दिन नया है, फ्यूचर भी अच्छा है, लॉजिकल है, ग्रोथ भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, तो मार्केट इस पर्टिकुलर कंपनी को क्या वैल्यू दे सकता है। तो इस सेक्टर में कंपनी यहाँ है आज के सामने, हमारे सामने जो कंपनी है उसमें एक तो जीपी इको है, जो पर्टिकुलरली इसी सेक्टर के सेगमेंट का अंदर काम करती है, जीपी इको सॉल्यूशन इसका। दूसरी एक कंपनी है एनर्जी गार्नर, क्या नाम है इसका, सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड, राइट। तो सिमिलर से काम करें, इसका पी रेशियो 34 का है और जीपी इको का 51 का पी रेशियो है। और ये जो पर्टिकुलर कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इसका जो पी रेशियो है दैट इज अराउंड 190 अपॉन 17 के हिसाब से। ओके सॉरी, मेरे को वो लेना है, मैं यूजुअली कई बार गलती कर देता हूँ, दैट इज दिस वन। कौन सी गलती, मैं नेट प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 12 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो 12 करोड़ के हिसाब से हम लोग पीवी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। सो 12 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 15 के आसपास का इन्होंने 15-16 के आसपास का 16 के आसपास का पी रेशियो निकालने की कोशिश की है, जिसको अगर कंपेयर करते हैं तो ठीक है, अच्छा है। दूसरा पीबी रेशियो की बात करते हैं, नेटवर्थ, तो यहाँ पे 38 करोड़, 40 करोड़ के हिसाब से 40 80 8 16 लगभग 2.5 का पीवी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं। सो 9 का, एंड दिस वन कंपनी हैज़ 5 5.5 का। सो वैल्यू जो है वो ठीक ठाक लगाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये बहुत ही डाउनवर्ड साइड के अंदर में आता ही चला जा रहा है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फ्यूचर में वैल्यू लगा दी गई थी। उसके बाद में क्या कि ये जो इसके पर्टिकुलर स्टॉक है उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जीपी को ऊपर भाग रहा है, वो नीचे भाग रहा है, तो थोड़ा सा डम्बल्ड है। सो इस पर्टिकुलर कंपनी को वैल्यू आई थिंक मिलनी चाहिए, छोटी है और जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें आज के दिन ग्रोथ है और थोड़ा मार्केट जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको वैल्यू दे रहे हैं। सो नॉट इन द लॉन्ग रन आई कैन नॉट से, बट इन द शॉर्ट रन एंड इन द लिस्टिंग गेन आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। लॉन्ग रन के हिसाब से हमें दोबारा इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, इसमें जो हमने चीज़ें देखी हैं अगर उनमें कुछ सुधार देखने को मिलता है देन वी कैन थिंक ऑफ द लॉन्ग रन एज वेल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।